before that I wrote all the types of capitals which we discussed yesterday in the class. Authorized capital, also named as nominal capital, and another name of authorized capital is registered capital. So it is the maximum amount of capital which the company is authorized to raise in the market, right? Or it is a capital with which the company get itself registered. Issued capital is that part of authorized capital for which the company is inviting the applications from public. Subscribed capital is that part of issued capital for which the company receives the applications from public. Called up capital is that amount of the face value of share which the company demands from the public to pay. जितना पब्लिक से मंगवाया जाता है कंपनी के थ्रू से कॉल्ड अप कहते हैं. कॉल्ड अप का वो पार्ट जो पब्लिक पे कर दिया वो पेड अप है. समटाइम्स द पेड अप कैन बी इक्वल टू called up capital and sometimes the paid up can be lesser than your called up capital. So this thing you have to keep in your mind. Paid up called up के बराबर भी हो सकती है और paid up called up से lesser भी हो सकती है. So this is the way how you will be defining all these terms. Now let's proceed to the next term. कल जो मैंने आपको करवाया था सब्सक्राइब कैपिटल की दो कैटेगरीज करवाई थी अगर आपको याद हो. सब्सक्राइब्ड and bolo, yes, good, fully paid. And the second was subscribed but not fully paid. Subscribed but not fully paid. What was the difference? 1 लाख शेयर थे, उसमें से 10,000 शेयर होल्डर्स ने फाइनल कॉल नहीं पे करी थी तो वो कॉल्स इन एरियर आ गया था. अब एक केस में और करवाऊंगी जिस केस में अगेन सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड होगा. फॉर एग्जांपल कंपनी के 1 लाख शेयर्स हैं, हर शेयर 10 रुपए का है और वो 10 रुपए कंपनी ने कैसे कवर करने हैं? 5 ऑन एप्लीकेशन, सॉरी 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल. और कंपनी डिसाइडेड कि मैंने सिर्फ 8 रुपए मंगवाने हैं, जो 2 रुपए बचे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के वो जब इमरजेंसी सिचुएशन होगी, जब मेरे को जरूरत होगी मैं तभी मंगवाऊंगी. सो टिल नाउ द कंपनी हैज कॉल्ड अप ओनली 8 rupees and all the shareholders have paid rupees 8. In that case also it will be subscribed but not fully paid. अगर कंपनी कम मंगवाए फेस वैल्यू से तो भी वो कैपिटल कौन सी बनेगी? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड. कल जो केस करवाया था वहां पे भी सब्सक्राइब नॉट फुली पेड था बट द डिफॉल्ट वाज ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स ने कुछ पेमेंट नहीं करी थी, वहां पे कंपनी ने पूरा मंगवाया था. यहाँ पे कंपनी ही अपनी फेस वैल्यू का पूरा पार्ट नहीं मंगवा रही. देन आल्सो दिस कैपिटल इज टू बी नेम्ड एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड. विद द हेल्प ऑफ थर्ड इलस्ट्रेशन यू विल गेट मोर क्लैरिफिकेशन. नोएडा टोल रोड लिमिटेड, देखो थर्ड एग्जांपल पेज नंबर 9.11. कंपनी से रजिस्टर्ड विद, चलो नोट्स टू अकाउंट बनाए. नोट टू अकाउंट्स कल बात करी थी. अकाउंट्स वो प्लूरल में लिखता है, नोट को सिंगुलर में लिखता है. दिस इज नोट नंबर 1 एंड आई कॉल इट शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल की 3 कैटेगरीज हम लोग लिखा करते हैं. नंबर 1 वी हैव ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन. कितनी है ऑथोराइज्ड कैपिटल? रीड फ्रॉम योर बुक. Yes, 2 lakh equity shares at the rate of 10 each. So 20 lakh. लिखें फिर यहाँ पे. Very simple to write. 2 lakh equity shares at the rate of 10 each. So it comes to me 20 lakh. Draw the double line. उसके बाद next category कौन सी रहती है हमारे पास? Issued capital. अगली लाइन में उसने issued shares दे रखे हैं that are 1,50,000. आगे लिखा on which it is yet to make final call of ₹2. 10 रुपए का एक शेयर है और अभी तक कंपनी ने 2 रुपए इसके ऊपर नहीं मंगवाए. इट मींस की कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल 8 रुपीज पर शेयर है, ठीक है. लेकिन जब मैंने इशूड लिखनी होती है तो इशूड के टाइम पे मैं इसे फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करती हूँ. सब्सक्राइब में जब लिखेंगे तो हम लोग देखेंगे कितना कंपनी ने मंगवाया और कितना नहीं मंगवाया. सो आई हैव टू राइट हियर इशूड कैपिटल. And out of these 2 lakh share, company is inviting the public only for 1,50,000 shares. So here I write 1,50,000 shares, equity shares, at the rate of 10 each. That comes to me 15 lakh. Why I draw these 2 double lines? Because it is not to be added to the grand total. Okay, this is only for an information which I write to my notes to accounts. Now,
here I will be writing subscribed but not fully paid. सारी की सारी कैपिटल subscribed but not fully paid है. क्यों? क्योंकि कंपनी ने मंगवाया ही कितना है, कॉल्स इन एरियर कुछ नहीं है. When does the calls in area arises? When does the calls in area arise? When the default is on the part of shareholders. तो यहाँ पे calls in area नहीं है, शेयर होल्डर्स ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया, आपने मंगवाया ही 8 और सभी ने 8 रुपए के हिसाब से पेमेंट कर दी. ठीक है, as it is not being fully called up by the company, so I will be calling this capital subscribed but not fully paid. Fully paid की कोई कैटेगरी नहीं बनी. Subscribed capital is the heading और उसके अंडर सब हेडिंग रहती है subscribed but not fully paid. बोलो कितने शेयर्स? 1,50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹8 कॉल्ड अप. तो यही कॉल्ड अप कैपिटल भी हुई. सब्सक्राइब नॉट फुली पेड भी है, कॉल्ड अप भी यही है. ठीक है, कॉल्ड अप इज नेवर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, दैट he can ask separately from you people to calculate. ठीक है, कॉल्ड अप की वैल्यू अलग से आपसे पूछ सकता है. So whatever is the value of subscribed but not fully paid, वही कॉल्ड अप है. तो लिखेंगे क्या? 1,50,000 equity shares of ₹10 each, comma ₹8 called up. This is 8 called up. करो मल्टीप्लाई. 1.5 लाख को 8 से मल्टीप्लाई किया, 15 8 सा 120 होता है, 12 लाख आ जाएगा. So this is the amount which you will be writing in your balance sheet. ये अमाउंट उठा के आप बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में लिखेंगे अंडर द हेड शेयर कैपिटल. राइट? नीचे एक एग्जांपल को ना, इसी एग्जांपल को एलैबोरेट किया. कहता अगर हो कि कंपनी 8 ही मंगवाए और कुछ शेयर होल्डर्स 8 का 8 भी पूरा ना पे करें, जैसे उसने नीचे लिखा है 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर 10,000 इज कॉल्स इन एरियर. 10,000 कॉल्स इन एरियर कैसे आएगा? ₹2. मान लो जो भी है, फर्स्ट कॉल है या अलॉटमेंट मनी है, 5,000 शेयर होल्डर्स ने ₹2 के हिसाब से नहीं पे किया, तो फ्रॉम दिस ऑल्सो आई कैन डिडक्ट कॉल्स इन एरियर. नीचे एग्जाम्पल को एलैबोरेट किया है. तो इट इज एसेंशियल दैट ओनली कॉल्स इन एरियर कैन एग्जिस्ट when the default is on the part of shareholders. It can also be the case जब कंपनी पूरा नहीं मंगवाती और उसमें से भी कुछ लोग डिफॉल्ट कर सकते हैं. तो उसने नीचे एग्जांपल दी कि 12 लाख कंपनी ने मंगवाया और पेड अप कितना हुआ? 10,000 हमें नहीं मिला, तो 10,000 he will be deducting out of it, which he will be calling calls in arrear. 12 लाख में से 10,000 माइनस कर दो, 11,90,000 will be paid up capital. In this case तो पेड अप एंड कॉल्ड अप सेम ना. कंपनी ने 12 मंगवाया, 12 का 12 मिल गया. और ज्यादा एलैबोरेट करें तो इसमें भी कॉल्स इन एरियर हो सकते हैं. तो नीचे उसने आपको एक हिंट दे दिया इसी एग्जांपल के टेबल के नीचे कि 10,000 कैन बी द कॉल्स इन एरियर, देन यू विल बी डिडक्टिंग द 10,000 आउट ऑफ इट एंड यू विल बी हैविंग द पेड अप कैपिटल 11,90,000. ठीक है जी. और कॉम्प्लिकेशन डाले तो वो यहां से पूछ सकता है कॉल्स इन एरियर 10,000 है, पेड अप कैपिटल निकालो. तो फ्रॉम दिस 12 लाख यू विल बी डिडक्टिंग 10,000 एंड यू विल बी हैविंग पेड अप कैपिटल. राइट? अगले बॉक्स में कॉल्ड अप कैपिटल का मीनिंग दे रखा है, पेड अप कैपिटल का मीनिंग दे रखा है, मैंने आपको सारा बता दिया. कॉल्स इन एरियर की डेफिनेशन दे रखी है. इट इज अ डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स when we call the money from the shareholders and they are not in a position to pay the full amount. So whatever they are not in a position to pay, that we call calls in arrear. Can you tell me the nature of calls in arrear? Should it be an asset or a liability for the company's point of view? Very good, very good. Asset है, accrued income है, accrued income. Income due हो गई लेकिन हमें मिली नहीं. Calls in arrear. And which asset it will be? It will be other current asset. और जब थर्ड बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे आई विल बी टेलिंग यू ये कौन से सब हेड में आएगा. यहाँ पे सिर्फ आपने याद रखना है कॉल्स इन एरियर इज आवर एसेट. राइट? टर्न द पेज एंड कम एट पेज नंबर 9.14. कांट यू डू द डिफरेंस बिटवीन ऑथोराइज्ड एंड इश्यूड कैपिटल? दोनों में से वाइडर टर्म कौन सी है? ऑथोराइज्ड इज अ वाइडर टर्म एंड इश्यूड इज अ पार्ट ऑफ इट. कैन बोथ बी इक्वल? It can be equal, but in most of the cases कंपनी सारी ऑथोराइज कैपिटल नहीं मंगवाती, कुछ पैसा अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखती है जो इमरजेंसी सिचुएशन में ही मंगवाया जाएगा. ठीक है? सो डिफरेंस के 3 पॉइंट है दैट यू कैन रीड. उसके बाद मेरे को आपसे 2 टर्म्स डिस्कस करनी है.
One term is reserve capital, another term is capital reserve. Let's see. बहुत बार इसके बारे में डिफरेंस इस टर्म को पूछा जाता है पेपर में. One is reserve capital versus capital. सिर्फ टर्म्स इंटरचेंज करी. कैपिटल रिजर्व. एनी आइडिया? 50 लाख रुपए कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है. ए कैपिटल, ए कैप. ठीक है. कंपनी सिर्फ इसमें से 40 लाख इशू करती है. 10 लाख कंपनी के डायरेक्टर्स ने सोचा जब इमरजेंसी सिचुएशन आएगी, वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर हमें पैसे की जरूरत होगी तब मंगवाएंगे. इन इमरजेंसी सिचुएशन. So that part of authorized capital which is being kept reserve, which is to be called in case of emergency situations only, that capital we call reserve. Reserve means कुछ पैसा साइड पे रखना. ठीक है, जो रूटीन में यूज नहीं होगा. रिजर्व करवाए हुए ना आपको रिजर्व एंड प्रोविजन +1 अकाउंटेंसी में. So reserve capital क्या हुई? It is a part of authorized capital which is not to be called up in the normal course of business. That is only to be called in case of emergency situation, right? What is the meaning of capital reserve? ये भी +1 क्लास में करवाया होता है जहां पे हमने डिस्कस किया होता है revenue reserve and capital reserves. Capital reserves are those reserves which are always being created out of capital profit, and you know capital profits are always of non-recurring nature. Like आपने अपना कोई पुराना फिक्स एसेट बेचा, कोई इन्वेस्टमेंट बेची, कोई प्रॉपर्टी बेची, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपने साइड पे रखा, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व. So capital reserve is the reserve created out of capital profit, and reserve capital क्या है? Authorized capital का वो पार्ट जो कंपनी नहीं मंगवाती और कब मंगवाने के बारे में सोचती है, जब इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होंगी या नियर द वाइंडिंग अप. देखो जरा जो मीनिंग मैंने बोले वही लिखे बॉक्स में. Is the part of share capital that the company resolves not to call except in the event of it being wound up. जब कंपनी बंद होने की कगार में आ जाएगी, वही इमरजेंसी सिचुएशन है भाई. ठीक है, तब कंपनी को मैक्सिमम पैसे की जरूरत होगी अपने डेट्स वगैरह पे करने के लिए. सो कंपनी डिसाइड्स टू कॉल इट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन व्हिच वी कॉल वाइंडिंग अप. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिजर्व? व्हाट आई टोल्ड यू. यस, रिपीट. व्हाट इज इट? इज द रिजर्व व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. डन. once this capital reserve is being created, एक बात इसके बारे में याद रखना, out of this reserve dividend can't be paid. Dividend can only be paid out of profit or from revenue reserve. Capital reserves are not open for the distribution of dividend. So this line you need to cram, right? ये line लिखी हुई है. Not free for the distribution of dividend, right? दोनों में difference देख लीजिए because it is a technical term, so I am repeating. Meaning का difference आप सबको आता है, so meaning का difference I will not read again. Creation, reserve capital क्या है? एक तरह की uncalled capital है ना, जो नहीं मंगवाई. So uncalled capital is also named as reserve capital. 10 रुपए का शेयर है, अभी तक मंगवाया ही कितना है? ₹8 पर शेयर या ₹7 पर शेयर. तो पहले केस में ₹2 is uncalled capital, or you can say reserve capital. दूसरे केस में ₹3 पर शेयर is uncalled capital, or we call it reserve capital, right? उसकी क्रिएशन किसमें से होती है? How the capital reserves are being created? क्या लिखा है डिफरेंस में? Out of, yes, done. Optional और मैंडेटरी. रिजर्व कैपिटल रखना आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है. रिजर्व कैपिटल रखना आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन है. आप चाहो तो सारे की सारी ऑथोराइज कैपिटल मंगवा लो. So it is not mandatory to create. Reserve capital is optional on the part of company. So what is the meaning of capital reserve? It is appropriate to transfer capital profits to capital reserve. Appropriate means it is essential. Whenever the capital profits are there, out of capital profits only the capital reserves can be created. तो क्या ऑप्शनल है, क्या मैंडेटरी है? ऑप्शनल है रिजर्व कैपिटल बनाना, और मैंडेटरी है कैपिटल प्रॉफिट में से कैपिटल रिजर्व्स बनाना. रेजोल्यूशन, कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बैठेगी और उसमें एक रेजोल्यूशन पास होगा. रिजर्व कैपिटल कितनी रखी जाए उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है. कैपिटल रिजर्व बनाने के लिए किसी भी रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है. एमसीक्यू कैन बी आस्क्ड, which type of resolution is being required to create reserve capital? Ordinary resolution,
स्पेशल रेजोल्यूशन ईदर ऑर्डिनरी और स्पेशल, आप किसके साथ जाओगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। इज एनी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व? नॉट एट ऑल। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं करना। व्हेनेवर द प्रॉफिट्स आर देयर दैट आर कैपिटल इन नेचर, आउट ऑफ दैट वी ऑलवेज क्रिएट व्हाट? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस। अगर आपको कैपिटल प्रॉफिट होते हैं तो कैपिटल लॉसेस भी हो सकते हैं भाई। कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए मींस उन्हें खत्म करने के लिए आप अपना कैपिटल रिजर्व यूज कर सकते हो। कैपिटल रिजर्व कांट बी यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। कैपिटल रिजर्व्स कैन ओनली बी यूटिलाइज्ड टू राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। सो कैन वी यूज रिजर्व कैपिटल टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस? नो। तो ये उसने डिफरेंस बना दिया। अगला डिस्क्लोजर, reserve capital is not to be disclosed in the company's balance sheet. Capital reserves are always to be shown in the company's balance sheet under the head reserve and surplus. Share capital के बाद अगला सब हेड आता है बैलेंस शीट में, reserve and surplus. So under reserve and surplus we show our capital reserve. So for the first time on the next page he is disclosing the balance sheet. Though the whole balance sheet is not the part of this chapter, but for your convenience I will be reading the terms so that you can have certain idea about the terms described in the balance sheet. Though it is to be covered in our third part, रेशियो एनालिसिस वाली जो फाइनेंशियल एनालिसिस वाली बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर थॉरोली बैलेंस शीट से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इस चैप्टर में उसने बैलेंस शीट दी है तो आई विल बी रीडिंग द टर्म्स। यहां तक आप सबको समझ आ गया होगा। और मैंने कल भी बात करी थी, इन आवर +2 क्लास we always prepare company's balance sheet and company's balance sheet doesn't have left hand side and right hand side. Company's balance sheet is to be prepared in a vertical format, जिसका फर्स्ट पार्ट होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल हो जाएगा सेकंड पार्ट पे हम शिफ्ट होंगे जिसे एसेट बोलते हैं, ठीक है। और दोनों पार्ट्स जो हैं आपस में क्या होते हैं? टैली होते हैं। जैसे बैलेंस शीट की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच किया करती थी इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर, राइट। सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट पार्ट, दिस इज व्हाट वी कॉल इक्विटी एंड लायबिलिटी, जिसमें सबसे पहले वी कॉल इट शेयर होल्डर्स फंड्स। इसके बारे में मैंने आपको रेशियो एनालिसिस में करवाया हुआ। कौन से फॉर्मूला में शेयर होल्डर्स फंड आता था? डेट एंड इक्विटी में, भाई याद है। प्रोप्राइटरी रेशियो में भी आता था। डेट और इक्विटी का फॉर्मूला क्या था? डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, और इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड्स था ना। शेयर होल्डर फंड्स कैसे निकालते थे? शेयर कैपिटल बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। सरप्लस का मतलब अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर देना, अगर लॉस है तो माइनस कर देना। बस शेयर होल्डर फंड्स हेडिंग बनाया, आगे सब हेडिंग क्या बनाया? शेयर कैपिटल, और आगे सब हेडिंग क्या बनाया? रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो ये टर्म हम लोगों ने की होती है रेशियो एनालिसिस में, उसी की बाइफरकेशन है आगे। और शेयर कैपिटल की जो डिटेल है वो कहां पे लिखनी है? एक कॉलम किसका बनता है? नोट नंबर का। शेयर कैपिटल कितनी है, ऑथोराइज कितनी है, इश्यूड कितनी है, सब्सक्राइब कितनी है, बस यही हमारे सिलेबस में है इस चैप्टर। शेयर कैपिटल की डिटेल को डिस्क्लोज कर, ठीक है। एंड समटाइम्स लाइक ही वाज टेलिंग यू अबाउट कैपिटल रिजर्व, so capital reserve is to be shown under the subhead reserve and surplus. So second number पे उसने क्या लिखा? R and S, which we call reserve and surplus. अगली टर्म आमतौर पे कभी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी, लेकिन उसका मतलब क्या है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। क्या मतलब है इसका? ये वारंट पुलिस वाले वारंट नहीं है। ये वारंट का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, आमतौर पे कंपनी अपनी बैलेंस शीट 31 मार्च को ही बनाती है, ठीक है। 31 मार्च से पहले फरवरी में कंपनी ने अपने शेयर इशू करे, ठीक। बैलेंस शीट को क्लोज करने की डेट आ गई, अभी तक कंपनी उसे अलॉट नहीं कर पाई शेयर्स, ठीक। तो कंपनी जिनको अलॉट करने के बारे में सोच रही है उन्हें एक प्रॉमिस का नोटिस भेजती है कि इन फ्यूचर लाइक आफ्टर 31 मार्च ऑन 15 अप्रैल वी विल बी अलॉटिंग द शेयर्स टू यू। तो जो वो प्रॉमिस है उसे बोलते हैं शेयर वारंट। अब उस शेयर वारंट के अगेंस्ट ऑलरेडी पैसा मिल चुका है आपको, एप्लीकेशन मनी, आपने उसे रिजेक्ट नहीं किया, आपने अलॉट करना है। So when you promise to allot the shares in some future date or on some future date, that document we call share warrant, और उस वारंट के अगेंस्ट आपको जो पैसा मिल चुका है उसे भी शेयर कैपिटल के साथ रिजर्व एंड सरप्लस के बाद लिखना है, which we call money received against share warrants. जो शेयर अलॉट हो गए हैं वो तो शेयर कैपिटल बन गई ना। जो शेयर अलॉट होने अभी बाकी हैं, लेकिन you promise to them that I will definitely be allotting the shares to you on some later date. तो अभी तक वो डेट नहीं आई, लेकिन बैलेंस शीट को क्लोज करने की डेट आ गई, ठीक। तो वो पैसा भी आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी पार्ट में दिखाना है, which is to be shown under the head money received against share warrants.
ठीक है, मीनिंग सिलेबस में नहीं है, कभी भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आनी, दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज, राइट। आगे चलते हैं। यस, अगला भी कुछ ऐसा ही है। शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। वहां पे तो प्रॉमिस कर लिया, यहाँ पे अभी अलॉटमेंट पेंडिंग है। क्यों अलॉटमेंट पेंडिंग है? क्योंकि अभी तक 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही नहीं आई। एप्लीकेशन मनी मिल गई है और अलॉटमेंट अभी क्या है, पेंडिंग है। फिर से बैलेंस शीट को क्लोज करने की डेट आ गई तो उसे भी सेपरेटली लिखना है, राइट। देन नॉन करंट लायबिलिटी इज द थर्ड मेन हेड अंडर द बैलेंस शीट। नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आएगा, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। फिर आपका आएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये बाद में बताऊंगी जब उस चैप्टर में करेंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में क्या आएगा, बैंक के लोन हो सकते हैं, ठीक। देन लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी क्या होते हैं, वी विल रीड इन दैट बुक ओनली। करंट लायबिलिटीज, अगर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती हैं तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी होती हैं। टीपी के बारे में सबको पता है, ट्रेड पेएबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीपी एंड क्रेडिटर्स। अदर करंट लायबिलिटीज अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते हैं तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी है। Now we are proceeding to the asset part, though that is not the part of this chapter. So asset he has divided into two categories, one is non-current asset and other is current asset. So you can read the detail. आपको पता है tangible asset कौन से होते हैं, which we can see, which we can touch. Then intangible कौन से होते हैं, patent, copyrights and goodwill etc. Then we have current asset that can be cash in hand, that can be cash at bank, that can be TR, that is trade receivable, BR जिसका combination है BR, debtors एटसेट्रा एटसेट्रा, स्टॉक इन हैंड। इस क्लास में हम इसे स्टॉक नहीं कहेंगे, वो भी डिटेल हम लोग उसी बुक में पढ़ेंगे। इन्वेंट्री वी कॉल इट, एंड इन्वेंट्री कैन बी ऑफ सो मेनी टाइप्स। इन्वेंट्री कैन बी ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री कैन बी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री कैन बी ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। जो 3-4 तरह की इन्वेंट्री वी विल बी रीडिंग इन आवर थर्ड बुक, जब उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको शेयर कैपिटल के ऊपर फोकस करना है, नथिंग एल्स। टर्न द पेज। ये सारा कुछ मैं आपको बता चुकी हूं जो अगले पेज पे है। When he is preparing note to accounts, authorized capital you need to show separately, issued capital you need to show separately. Then we have subscribed के दो parts हैं, subscribed and fully paid, and the next is subscribed but not fully paid, ठीक है। Can you describe me two situations when there can be subscribed but not fully paid up capital? दो cases, subscribed but not fully paid हैं, दो cases। कौन से दो cases? Anyone? कॉल्ड अप को नहीं, हाँ कॉल्ड अप को नहीं दिया, एंड वी कॉल इट कॉल सिनेरियो। कंपनी हैज कॉल्ड द शेयर्स फुली बट द शेयर होल्डर्स मेड अ डिफॉल्ट, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड है, कॉल्सन एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। दूसरा केस, यस, जब कंपनी ने पूरा पैसा नहीं मंगवाया, लाइक द शेयर इज ऑफ ₹10 फेस वैल्यू है एंड कंपनी हैज जस्ट कॉल्ड ₹7, 10 में से सिर्फ 7 रुपए ही मंगवाए हैं, तो भी केस कौन सा है, बोलो, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। गुड, चलिए जी, अब हमारी बेसिकली एग्जांपल्स शुरू हुई हैं। वो जो एग्जांपल नंबर 1, 2 एंड 3 था, दैट वाज विद थ्योरी, मतलब थ्योरी में उसने हमें पॉइंट समझाने थे तो उसने करा। अब फाइनली हम लोग उस पेज पे आए हैं जहां से हमारी इलस्ट्रेशन स्टार्ट है, ठीक है। चलिए जी, पहली इलस्ट्रेशन ऑरली होगी, देखो जरा। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड इज रजिस्टर्ड। बच्चे इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपने पहले देखना है क्या अमाउंट रुपीस में दे रखी है कि रुपीस के बिना। अब पहले केस में उसमें बोला 10 लाख हमारी क्या है कि 1 करोड़, 10 लाख, 10 लाख रुपीस हमारी रजिस्टर्ड कैपिटल है। 10 लाख रुपीस ऑलरेडी रुपीस में है, ठीक है। और फिर उसने बता दिया साथ में डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो आप 10 लाख को 10 से मल्टीप्लाई मत करने बैठना, 1 लाख को 10 से करना है। समटाइम्स ही विल बी गिविंग यू नंबर ऑफ शेयर्स एंड समटाइम्स ही विल बी गिविंग यू द ग्रॉस वैल्यू। You need to be conscious enough, क्या वो बात नंबर ऑफ शेयर्स की कर रहा है, मतलब यूनिट्स की कर रहा है कि रुपीस की कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसने खुद आपको मल्टीप्लाई करके अमाउंट भी दी हुई है। तो 10 लाख उठाएंगे और ऑथोराइज कैपिटल के सामने लिख देंगे, देखो ऐसे ही लिखा है, सी नोट टू अकाउंट्स, व्हाट ही रोट, ऑथोराइज कैपिटल और नीचे क्या लिखा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और अमाउंट बना के कितनी लिख दी, 10 लाख। एंड देन ही ड्रू द 2 parallel lines. Manpreet, why he draw the 2 parallel lines after authorized capital? Yes, because this is only an information and this is not to be added to the total. This is not going to the balance sheet directly. This is only the part of notes to accounts. Notes to accounts is nothing that are the working notes, you can say. Lekin that should be prepared in a neat and clean way.
because it is a part of the question as well. Subjective क्योंकि आना नहीं है, he himself can give you the notes to accounts and he can ask you about the missing value. कुछ इस तरह से notes to accounts देके वो question frame कर सकता है और वो आपसे कोई missing value पूछ सकता है भाई, like cause in arrear वो पूछ सकता है, net amount बाहर बता सकता है subscribe not fully paid की, and he can ask from you cause in arrear निकालो. In any way he can frame this question. ठीक है, so you need to be conscious enough, you need to be alert enough कि how he is presenting the information. Then we have issued, बोलो issued कितनी होगी? 75,000 equity shares of rupees 10 each, and that comes to me 7,50,000 rupees wise. कंपनी को एप्लीकेशन कितने की आई? एप्लीकेशन आने का मतलब कौन सी कैपिटल है? सब्सक्राइब. यस, वेरी गुड. इशूड 1 लाख में से लोगों को कितने के लिए इनवाइट किया? 75,000 के लिए. हमें एप्लीकेशन कितने की आई? कम से कम 90% आनी चाहिए थी. 75,000 का 90% करना 67,500 की आनी चाहिए थी. ठीक है, हमें तो ज्यादा आई ना, तो वी कैन अलॉट द शेयर्स. कल बात करवाई थी ना, ये डिस्कस हमने. एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव होनी चाहिए बिफोर वी अलॉट द शेयर. शेयर्स की अलॉटमेंट करने से पहले हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी चाहिए. सो कंपनी इज रिसीविंग मोर देन 90%. So that is what we call subscribed capital, and subscribed capital is fully paid now because there is no default at all. So I will not be categorizing my subscribed capital into two parts. There will be only one part, and which we call subscribed and fully paid. Very easy. ठीक है, सेकंड देखते हैं. सेकंड बड़ा elaborated सा क्वेश्चन बनाया. Let's see. सेकंड illustration देखिए. बुक नहीं लेके आया आप? On 1st April 2019, विवेक लिमिटेड was formed with an authorized capital, फिर से रुपीस में है और 1 करोड़ है. 100 lakhs means 1 करोड़. ठीक है, और कैसे है इस बार? 2 लाख शेयर्स हैं, 50 रुपए का एक है. 2 लाख को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 करोड़ ही बनता है. He says 50 रुपीस मैंने कैसे कवर करने हैं? 15 रुपए एप्लीकेशन में, 20 रुपए अलॉटमेंट के, 35 हो गए बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. 35, 50 में से 35 जब माइनस करूंगी तो 15 ही बचेगा. तो बैलेंस क्या हो गया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द इंस्टॉलमेंट लाइक दिस वे. जितनी वो नॉमिनल वैल्यू देगा मैं उसे ऐसे बाइफरकेट करके लिखा करूंगी. सो आपने भी हैबिट यही बनानी है ताकि बाद में आपको बार बार स्टेटमेंट ना पढ़नी पड़े. आपकी रफ शीट के ऊपर ये सब कुछ बना हो एंड यू कैन गेट एन आइडिया. राइट? इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड. व्हाट दिस लाइन मींस? इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड. व्हाट दिस लाइन मींस? बिल्कुल ठीक है, जितने इशू करे उतने की एप्लीकेशन आई. और कितने इशू करे? 1,80,000. ठीक है, चलो नोट्स टू अकाउंट्स तो बनाना शुरू करें. ऑथोराइज तो लिख सकते हैं ना, नोट टू अकाउंट्स. पहला कॉलम पार्टिकुलर्स का होता है, दूसरा अमाउंट का होता है. तो सबसे पहले शेयर कैपिटल इज द नेम ऑफ द नोट. उसमें सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल. बोलो कितना? 2 लाख इक्विटी शेयर्स. Yes, at the rate of 50 each. So that is 1 crore. Done? डबल लाइन. कितने के लिए लोगों को इनवाइट किया? वो हमारी इश्यूड कैपिटल है. 1,80,000 को जब 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 लाख आ जाएगा. यहां तक डन है? ठीक है, इश्यूड लिख लो 90 लाख. अब बात है सब्सक्राइब की, उसके बारे में पढ़ो. The issue was fully subscribed and company allotted the shares to all the applicants. Company did not make the call during the year. कौन सी कॉल? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. इट मींस की सारी कैपिटल सब्सक्राइब नॉट फुली पेड है. कंपनी ने मंगवाया ही कितना है? 50 में से 35. ठीक है, अब कैसे लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड बट नॉट, बोलो, फुली पेड. कैसे लिखें? 1,80,000 शेयर्स of rupees, बोलो, 50 each. How much called up? 35. Good. 35 called up. 180 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी अमाउंट आएगी that you will be writing in your balance sheet, and that comes to me 63 lakh. Any doubt to anyone? So whole of the amount is called up and whole of the amount is paid up also because there is no default from the shareholder side. जितना called up है उतना ही paid up. Any doubt?
Rest of the things we will continue in the fourth period. Again, the fourth period we will be using for accountancy.